नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है गोदान भाग 25। भोला इधर दूसरी सगाई लाए थे। औरत के बगैर उनका जीवन नीरस था। जब तक झुनिया थी, उनके हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला लिया करती थी। अब बेचारा अनाथ सा हो गया था। बहुओं को घर के काम धाम से छुट्टी न मिलती थी। उनकी क्या सेवा सत्कार करती, इसलिए अब सगाई परम आवश्यक हो गई थी। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई, जिसके पति का देहांत हुए कुल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लार टपक गई, झटपट शिकार मार लाए। जब तक सगाई न हुई, उसका घर खोद डाला। अभी तक उसके घर में जो कुछ था, बहुओं का था। जो चाहती थी करती थी, जैसा चाहती थी रहती थी। जनकी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू ही घर की स्वामिनी थी। 5-6 महीने में ही उसने 30-40 पै अपने हाथ में कर लिए थे। शेर आध शेर दूध दही चोरी से बेच लेती थी। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था और आए दिन दोनों में तकरार होती रहती थी। यहाँ तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहासुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ा कि अलगौझे की नौबत आ गई। और यह रीत सनातन से चली आ रही है कि अलगौझे के समय मारपीट अवश्य हो। यहाँ उस रीति का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था। भोला का उस पर जो कुछ दबाव था, वह पिता के नाते थे, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से आदर पाने का अब उसे कोई हक न रहा था। कम से कम कामता उसे स्वीकार न करता था। उसने भोला को पटक कर कई लातें जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीजें न छूने दी। गांव वालों में भी किसी ने भोले का पक्ष न लिया। नई सगाई ने उन्हें नक्कू बना दिया था। रात तो उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखीराम के पास जा पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव भी उन्हीं के इलाके में आता था और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वही थे। नोखीराम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उनके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने पर राजी हो गए। जहां उनकी गायें बंधी थी, वहीं एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल सानी भूसे के लिए उन्हें एकाएक एक जानकार आदमी की जरूरत मालूम होने लगी। भोला को 3 रुपए महीने और शेर भर रुझाने पर नौकर रख लिया। नोखीराम नाटे मोटे, खलवाट लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते, नीचा कुर्ता पहनते और जाड़ों के लिहाज ओढ़कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चीकट रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था, 7 भाई, और उनके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआई ठाठ निभाना कोई आसान काम न था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपए वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपए से कौड़ी कम न था। इसलिए आसमी किस तरह उनके चंगल में फंस जाए तो बिना उससे अच्छी तरह चूसे छोड़ते न थे। पहले 6 रुपए वेतन मिलता था, तब असमियों से इतनी चोट घसोट न करते थे। जब से 12 रुपए हो गए हैं, तब से उनकी तृष्णा और भी बढ़ गई है। इसलिए राय साहब उनकी तरक्की न करते थे। गांव में और तो सभी किसी न किसी रूप में उनका दबाव मानते थे। यहाँ तक कि दाता दीन और झिंगुर सिर भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उनसे ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहता था। नोखीराम को अगर यह जोम था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्थी को उंगली पर नचाते हैं, तो पटेश्वरी को भी घमंड था कि हम कायस्थ हैं, कलम के बादशाह। इस मैदान में कोई हमसे क्या बाजी ले जाएगा। फिर वह जमींदार के नौकर नहीं, सरकार के नौकर है, जिसके राज में सूरज कभी नहीं देखता। नोखीराम अगर एकादशी का व्रत रखते हैं और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनेंगी और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया है, नोखीराम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी तरह 10वां पास कर ले तो उसे भी कहीं नकल नवीसी दिला दे। इसलिए हुक्काम के पास फसली सौगातें लेकर बराबर सलामी करते रहते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बड़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कि वह अपनी विधवा कहाइन को रखे हुए हैं। अब नोखीराम को भी
अपनी शान में यह कसर पूरी करने का अवसर मिलता हुआ जान पड़ा। भोला को ढांढस देते हुए बोले, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का खटका नहीं। जिस चीज की जरूरत हो हमसे आकर कहो। तुम्हारी घरवाली है, उसके लिए भी कोई ना कोई काम निकल आएगा। बखारों में अनाज रखना, निकालना, पोंछना, फटकना क्या थोड़ा काम है। भोला ने अर्ज की, सरकार, एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए। घर हमने बनवाया, गाय भैंसे हमने ली, अब उनसे सब कुछ हथिया लिया और हमें निकाल बाहर किया। यह अन्याय नहीं तो क्या है। हमारे मालिक तो तुम ही हो। तुम्हारे दरबार में इसका फैसला होना चाहिए, नोखीराम ने समझाया। बोला, तुम उससे लड़कर पेश ना पाओगे। उसने जैसा किया है उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेईमानी करके कोई आज तक फलीभूत नहीं हुआ है। संसार में अन्याय ना होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता। यहाँ न्याय और धर्म को कौन पूछता है। भगवान सब देखते हैं, संसार का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस बात समय क्या बात है या उससे क्या छिपा है। इसी से तो अंतर्जामी कहलाते हैं। इनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा। तुम चुप होके बैठो, भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ तुम उससे बुरे ना रहोगे। यहाँ से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। होरी ने अपनी बीती सुनाई। लड़कों की आजकल कुछ ना पूछो भोला भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाए। मेरे ही गोबर को देखो, माँ से लड़कर गया और सालों हो गए, ना चिट्ठी ना पत्तर। उसके लेखे तो माँ बाप मर गए। बिटिया का ब्याह सर पर है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। खेत रेहन रखकर 200 रुपए लिए हैं। इज्जत आबरू का निवाह तो करना ही होगा। कामता ने बाप को निकाल बाहर किया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुढ़ा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करता, दूध दुहना, फिर दूध लेकर बाजार जाना, वहां से आकर फिर साना पानी करना, फिर दूध दुहना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर नहीं आई हूँ। मेरी रोटी तुम्हें भारी हो तो मैं अपने घर चली जाऊं। कामता डरा, या कहीं चली जाए तो रोटी का ठिकाना भी न रहे, अपने हाथ से ठोकना पड़े। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे काम ना चला। नौकर खाली भूसा चुरा चुरा कर बेचने लगा। उसे अलग किया, फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठकर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए। हार कर भोला के पास गया और चिरौरी करने लगा, दादा, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई माफ करो। अब घर चलकर संभालो, जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूंगा। भोला, जो यहाँ मजूरी की तरह रहना अखर रहा था, पहले महीने 2 महीने उसकी जो खातिर हुई वह अब न थी। नौकीराम कभी कभी उसे चिलम भरने का या चारपाई बिछाने को भी कहते थे। तब बेचारा भोला जहर घूट पीकर रह जाता था। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो किसी की टहल तो न करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नोहरी से यह प्रस्ताव सुना तो ऐठ कर बोली, जहां से लात खाकर आए वहां फिर जाओगे, तुम्हें लाज भी नहीं आती। भोला ने कहा, तो यही कौन सिंहासन पर बैठा हुआ है। नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। भोला जानता था नोहरी विरोध करेगी। इसका कारण भी वह कुछ कुछ समझता था, कुछ देखता भी था। उसके यहाँ से भागने का एक कारण यह भी था, यहाँ उसकी तो कोई बात ना पूछता था, पर नोहरी की बड़ी खातिर होती थी। प्यादे और सहने का तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या। नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नोहरी की झक मारकर उसके पीछे पीछे चली जाती। अकेले उसे यहाँ अपने आश्रय में रखने की हिम्मत नौकीराम में न थी। वह टट्टू की आड़ में शिकार खेलने वाला जीव थे, मगर नोहरी भोले के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। मिन्नत करके बोला, देख नोहरी, धिक मत कर। अब तो वहां बहुएं भी नहीं है कि हाथ में सब कुछ रहेगा। यहाँ मजूरी करने से बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही है, यह सोच। नोहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना है जाओ, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूँ। बेटे की लातें प्यारी लगती हूँ, मुझे नहीं लगती। मैं अपनी मजदूरी में मगन हूँ। भोला को रहना पड़ा और कामता अपने स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। नोहरी के विषय में कनबतियां होने लगी। नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी थी, अब क्या पूछना है, चाहे रोज एक साड़ी पहने। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। भोला की आंखें फूट गई थी। शोभा बड़ा हंसोट था। सारे गांव में एक बल की नारद, हर
एक बात की टोह लगाता रहता था। एक दिन नोहरी उससे सामने मिल गई। कुछ हंसी कर बैठा। नोहरी ने नौखीराम से जड़ दिया। शोभा की हाथ में तलबी हुई और ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर ना भूलेगा। एक दिन लाला फटेश्वरी प्रसाद की सामत आ गई। गर्मियों के दिन थे। लाला बगीचे में बैठे आम खा रहे थे। नोहरी बनी ठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, नोहरी रानी, इधर आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोहरी का को भरभ्रम हुआ। लाला मेरा उपहास कर रहे हैं। उसे अब घमंड होने लगा था। वह चाहती थी लोग उसे जमींदारीन समझे और उसका सम्मान करें। घमंडी आदमी प्रायः शकी हुआ करता है और जब मन में चोर हो तो शक्कीपन और बढ़ जाता है। वह मेरी ओर देखकर क्यों हंसा? सब लोग मुझे देखकर जलते हैं। मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाती। कौन बड़ी सत्वंती है? जरा मेरे सामने आए तो देखूं। इतने दिनों से नोहरी गांव में गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। लाला कहाँ इनको रखे हुए हैं और मुझ पे हंसते हैं। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। आदमी है ना। नोहरी गरीब है, जात की हेठी है, इसलिए सभी उसका उपहास कर लेते हैं और जैसा बाप है वैसा ही बेटा। इन्हीं का रमेसरी तो सिलिया के पीछे बना फिरता है। चमारिन पर तो गिद्ध की तरह टूटते हैं। उस पर दावा है कि उसके बड़ी खड़े होकर कहा, तुम दानी कब से हो गए लाला? पाओ तो थाली की रोटी उड़ा जाओ। आज बड़े आम वाले हुए हो। मुझसे छेड़ की तो अच्छा ना होगा, कह देती हूँ। इस कहाइन का इतना मिजाज। नोखे राम को क्या फांस लिया समझती है? दुनिया भर इसी का राज है। बोले, तू तो ऐसी तिनक रही है नोहरी, जैसे अब को गांव में रहने ना देगी। जरा जबान संभाल कर बात किया कर। इतनी जल्द अपने को ना भूल जा। तो क्या तुम्हारे द्वार कभी भीख मांगने आई थी? नोखे राम ने छा ना दी होती तो भीख ही मांगती। नोहरी को लाल मिर्च सा लगा। जो कुछ मुंह में आया बका, दाढ़ी झाड़, लंपट और जाने क्या क्या कहा, और उसी क्रोध में भरी हुई कोठरी में गई। अपने बर्तन भाड़े निकाल निकाल कर बाहर रखने लगी। नौकीराम ने सुना तो तिलमिलाए हुए आए और पूछा, यह क्या कर रही हो नोहरी? कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही हो? किसी ने पूछा, कुछ कहा क्या? मर्दों ने नचाने की कला जानती थी। अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नौकीराम पढ़े लिखे आदमी थे। कानून भी जानते थे। धर्म की पुस्तकें भी बहुत थीं। बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियां सीधी की थी। पर इस मूर्ख नोहरी के साथ का खिलौना बने हुए थे। भौहें सिकोड़ कर बोली, समय का फेर है। यहाँ आ गई, लेकिन अपनी आबरू न गंवाऊंगी। बोला सतेज हो उठा। मुझे खड़ी करके बोला, तेरी ओर जो ताके उसके आंखें निकाल लूं। ने लोहे को लाल करके घन जमाया। लाला पटेश्वरी जब देखे मुझसे बेबात बात किया करते थे। मैं हरजाई थोड़े ही हूँ, कोई मुझे पैसे दिखाए। गांव भर तभी औरतें तो हैं, कोई उनसे नहीं बोलता। जिसे देखो मुझी को छेड़ता है। राम के सिर पर भूत सवार था। अपना मोटा डंडा उठाया और आंधी की तरह हराते हुए बाग में पहुंचकर लगे ललकारने, आजा बड़ा मर्द है तो मूछें उखाड़ लूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा। निकल आ सामने। अगर फिर कभी नोहरी को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा। सारी पटवारगिरी निकाल दूंगा। जैसे खुद है वैसे ही दूसरों को समझता है। तो है किस घमंड में? लाला पटेश्वरी सिर झुकाए दम साधे जड़वत खड़े रहे। जरा भी जुबान खोली और शामत आई। उनका इतना अपमान जीवन में कभी न हुआ था। एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पीटा था, लेकिन गांव में उसकी किसी को खबर न हुई थी। किसी के पास कोई प्रमाण न था। लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत गांव में आश्रय मांगती फिरती थी, आज सारे गांव पर उसका आतंक था। अब किसकी हिम्मत है जो उसे छेड़ सके? जब पटेश्वरी कुछ नहीं कह सकती तो दूसरों की बिसात ही क्या है? अब नहरी गांव की रानी थी। उसे ना आता देखकर किसान लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नोखे राम ने बहुत काम निकल सकता है। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए हुकूमत मंगानी हो, मकान बनाने के लिए जमीन की जरूरत हो, नोरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता। कहीं कहीं यह अच्छे अच्छे असमियों को डांट देती थी। असमी ही नहीं, अब कारकून साहब पर भी रौब जमाने लगी थी। भोला उसके आश्रित बनकर न रहना चाहता था। औरत की कमाई खाने से ज्यादा अधम उनकी दृष्टि में दूसरा काम ना था।
उन्हें कुल 3 पये माहवार मिलते थे, यह भी उनके हाथ न लगते। नोहरी ऊपर उड़ा लेती। उन्हें तंबाकू पीने को धेला मयस्सर नहीं, और नोहरी 2 आने रोज के पान खा रही थी। जिसे देखो वही उन पर रौब जमाता था। प्यादे उससे चिलम भरवाते, लकड़ी कटवाते। बेचारा दिन भर हारा थका आता और द्वार पर पेड़ के नीचे झिंगलो खाट पर पड़ा रहता। कोई एक लोटिया पानी देने वाला भी नहीं। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, और वह भी नमक या पानी, नमक के साथ। आखिर हार कर उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ ना होगा, एक टुकड़ा रोटी तो मिल ही जाएगी। अपना घर तो है। नोहरी बोली, मैं वहां किसी की गुलामी करने ना जाऊंगा। भोला ने जी कड़ा करके कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कहता हूँ। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, कहते लाज नहीं आती। लाज तो घोल कर पी गया, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तू अपने मन की है, तो मैं तेरी गुलामी क्यों करूं? पंचायत करके मुंह में कालिक लगा दूंगी, इतना समझ लेना। क्या अभी कुछ कम कालिक लगी है, कि अब भी मुझे धोखे में रखना चाहती है? तुम तो ऐसा ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज गहने ही गड़वाते हो। तो यहाँ नोहरी किसका ताव सहने वाली थी। गोला जलाकर उठा और सिरहने से लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनका पहुंचा पकड़ लिया। उसने बलिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरह बैठ गए। एक जमाना था जब वह औरतों को उंगलियों पर नचाया करते थे। आज वह एक औरत के करपास में फंसे फंसे हुए थे, और किसी तरह निकल नहीं सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करने पर वह पर्दा नहीं खोलना चाहते। अपनी सीमा का अनुमान उन्हें हो गया था, मगर वह क्यों उससे निडर होकर नहीं कह देते, तू मेरे काम की नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूँ। पंचायत की धमकी देती है। पंचायत क्या कोई हवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं, तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन यह भाव शब्दों में आने का साहस न कर पा रहा था। नोरी ने जैसे उस पर कोई वशीकरण डाल दिया था। इसी के साथ गोदान का भाग 25 समाप्त होता है। फिर मिलेंगे भाग 26 के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।